इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत करी है आज के लेक्चर की इन पंक्तियों से, ये लिखी है भगत सिंह ने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आज का लेक्चर है भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। आज हम जानेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में क्या हुआ, दांडी मार्च में क्या हुआ, ठीक है, बीच में नेहरू पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, उसके अलावा साइमन कमीशन के दौरान पे क्या हुआ। तो आज वो वाला फेज हम पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो भाई अगर आप जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन चीजों से अगर आप परेशान हो तो बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। ये मैं पूरा कोर्स करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरल अवेयरनेस आपकी कंप्लीट करा दूंगा। मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक मैं आपको एक दो लेक्चर स्टैटिक जीके के दे दिए हैं, दो मैंने पॉलिटी पढ़ाया है और मॉडर्न हिस्ट्री मेरी चल रही है दबादब। मॉडर्न हिस्ट्री का आज और कल मेरे ख्याल से 2-3 लेक्चर्स और बचे हुए हैं। उसके बाद में फिर आपको मैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा। ये कोर्स हम ना अभिनंदन बैच के अंदर चला रहे हैं, जो मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूं। और इस कोर्स के अंदर हम आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी करवा रहे हैं। पर जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको जनरल अवेयरनेस कराता हूं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम कहां तक पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो आप मेरी लास्ट लेक्चर देखोगे तो मैंने आपको 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी थी वहां तक का मैंने आपको बता दिया, असहयोग आंदोलन बता दिया गांधी जी का, और उससे पहले कांग्रेस की स्थापना, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट और मॉडरेट का टाइम, और उससे पहले कि यूरोपियंस इंडिया आए थे वो भी बता दिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो रोज लेक्चर आ रहे हैं भाई, एक दिन में सब कवर कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाके देख लेना। अभी आ गए हो तो ये वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की, भगत सिंह की, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। उस टाइम पे क्या चीजें घटी ऐसी कि ऐसी क्या घटनाएं हुई कि जो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि ब्रिटिश सरकार को उसने अंदर तक हिला के रख दिया। गांधी जी को भी कहीं ना कहीं, गांधी जी का मूवमेंट भी उनके आगे कम दिखने लगा था। पर उसके बाद में सिचुएशन ऐसी होती है, फिर दांडी मार्च शुरू हो जाता है और फिर एक अलग ही स्ट्रगल के अंदर हम चले जाते हैं। और फाइनली अब वो वाले पीरियड पे जा रहे हैं जैसे जैसे अब हमें आजादी मिलेगी। तो अब मैं बात कर लेता हूं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अंग्रेज तो इनको सीधा आतंकवादी कहते थे। ठीक है, ये जो ग्रुप था ना आपका एचआरए वाला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बाद में जो आपके चिटागोंग आर्मरी रेड हुई थी, ठीक है, वो वाली जो रेवोल्यूशन थी, तो इन लोगों को ये लोग सीधा टेररिस्ट बोला करते थे। पर ऐसा क्या सच था या इसके अंदर कुछ अलग इनकी आइडियोलॉजी थी, उसको हम जानेंगे। फटाफट से वो वाले सारे फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूंगा जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ऐसा मूवमेंट कि जिसके अंदर यहां पे लोगों को हथियार उठाने पड़े, ऐसा मूवमेंट आने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भाई विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। आपको याद होगा मैंने आपको आखिरी क्लास में चौरी चौरा के बारे में बताया था। जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, वो बिल्कुल अपनी जिद पे रहते थे। उन्होंने एक चीज देख ली थी कि उनको सीधा था कि मेरे को अहिंसा और सत्य का साथ देना है। उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं फेल हो गई। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी को होता है, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है और इस नॉन वायलेंट एक्टिविटी की वजह से गांधी जी पूरा का पूरा मूवमेंट ही विड्रॉ कर देते हैं। अब इससे प्रभाव क्या पड़ा कि बहुत सारा इंडिया का यूथ इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ गया था और इसके अंदर वो लोग भी थे जैसे कि भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह शुरू में, ये सब जो युवा अब हमारे जो हीरोज हैं ये लोग गांधी जी के साथ ही चले। चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये लोगों ये जितने भी रेवोल्यूशनरी थे शुरू में गांधी जी के साथ थे, पर इनकी उम्र कम थी तो इनके मन पे बहुत गहरी चोट लगी। कहते हैं बचपन में जो आपके मन में घाव पड़ गया फिर वो भरता नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा इनके साथ हुआ और ये अपने देश को आजाद कराने के लिए, देश के लिए मरने के लिए ये लोग पागल थे, पूरी तरह पागल थे। तो इसलिए आगे फॉर्मेशन कर देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। और कांग्रेस का तो जो मूवमेंट था वो बहुत स्लो हो गया था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था
स्वराज पार्टी चल रही थी, बैकएंड पे काम कर रही थी, तो इधर मौका लग गया एचआरए चलाने का। तो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसका नाम पूछ सकता है पेपर में, तो उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पूछेगा कि भाई कब बनाई गई, टेक्स्ट बुक्स में भी ना इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी हैं, पर मुझे लगा एक इंडिया का नागरिक होने के नाते भी और वैसे भी आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इस मूवमेंट के बारे में पता हो, ठीक है ना। पेपर में ऐसी बात नहीं क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आता है यहां से। अभी हम आगे चलेंगे, गांधीयन एरा तो हमारा चल ही रहा है साथ साथ, तो वो भी हम पढ़ते जा रहे हैं। फटाफट से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 1924 में इसकी स्थापना होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इनका सीधा एजेंडा था कि अंग्रेजों से लड़ना है, इनसे आजादी हमने छीन के ले लेनी है, ठीक है। हम मांगते रहेंगे ऐसे चुपचाप अपना प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ये जूतों के यार हैं और इन्हें जूते मार के ही हम अपनी आजादी ले सकते हैं। तो इसकी स्थापना होती है भाई कहां पे, कानपुर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, जाके देख लेना कि एचआरए की स्थापना कहां पे हुई। और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूं उन सबकी रिवीजन कैसे पता लगेगी सही है या नहीं है, अभी मॉक टेस्ट कराऊंगा मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, तो कहीं भी लेक्चर को स्किप मत करना अगर आगे मॉक टेस्ट भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न 2022-2023 में मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ठीक है। कानपुर के अंदर कौन कौन थे इसके पीछे, तो आपको नाम याद रखने हैं भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। सचिंद्र नाथ सान्याल, ये नाम आप याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ, यार यहां जगह कम पड़ रही है और टेंशन मत लेना, इस पूरे लेक्चर की एक अच्छी सी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। अभी ये चीजें समझने के लिए मैं आपके लिए ऐसे हैंड रिटन लिख रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जेसी चैटर्जी, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। इन्होंने फाउंडेशन रखी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। फिर होता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1925 के अंदर अगस्त के महीने में, ठीक है। काकोरी जाने वाली जो आपकी काकोरी एक्सप्रेस थी उसके अंदर फिरंगियों का पैसा जा रहा है और उन्हें लूटना है, उस ट्रेन को लूटना है, उसमें जो पैसा जा रहा है, और उससे हम खरीदेंगे हथियार और उस हथियार से उड़ाएंगे इन अंग्रेजों को। पैसा भी तो हमारा ही जा रहा था ना, तो आपने मूवी में भी देखा होगा, कितनी मूवीज आई हैं भगत सिंह जी के ऊपर। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में यही होता है, शाहजहानाबाद से लखनऊ गाड़ी जा रही होती है, तो काकोरी ट्रेन को लूटना ये इनका एजेंडा होता है और इस केस को नाम दिया जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने इन पे ट्रायल किया था और बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को ढूंढ के उनको दबा दिया गया था। तो ये थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इन्होंने पैसा, खूब सारा पैसा लूटा, जो ये वाली जो पार्टी थी एचआरए ने। इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद भी थे और ये सब लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लहरी, तो ये सब लोग थे, ठीक है। तो ये कहानी है काकोरी कंस्पिरेसी केस की। इस दिन होता है 1925 में अगस्त में, आपसे ईयर पूछा जा सकता है। इस ट्रेन को लूटा जाता है। उसके बाद में ब्रिटिशर जब इन पर मुकदमा चलाते हैं तो भाई इनको पकड़ा जाता है और 17 लोगों को जेल हो जाती है, 17 लोगों को जेल हो जाती है। 4 लोगों को, जो 4 लोग थे उनको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, उनको हमेशा के लिए काला पानी की सजा दे दी जाती है। और जो 4 लोग थे जिनको फांसी होती है उनके नाम याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, आपके राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, ये 4 नाम आपको याद रखना है। बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज इनको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद भी इनका हौसला टूटता नहीं है जेल के अंदर। और इस तरीके से काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का ये लोग जो है लोगों को जेल में डालते हैं और एक तरीके से वाला जो मूवमेंट था इसको दबा देते हैं। पर चंद्रशेखर आजाद को इनकी बस की नहीं था पकड़ना, इनकी औकात नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद इनके हाथ ही नहीं आते हैं कभी भी। तो चंद्रशेखर आजाद अभी थे, उन्होंने आगे जाके जब इनके ग्रुप में आ गए कौन, इंडिया के सबसे बड़े हीरो, कौन भाई, भगत सिंह, भगत सिंह, ठीक है, साथ में सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पेपर में क्वेश्चन बनेगा, कब बनी, 1928 में।
1928 में सोशलिस्ट क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा सोशलिस्ट मेंटालिटी की थी। ये लोग बहुत ज्यादा राइट विंग नहीं थे, सोशलिस्ट मेंटालिटी थी, और इसलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन थे लीडर इसके? चंद्रशेखर आजाद। अब ये लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे पार्ट ले रहे थे। इनको भी पता था कि अगर मास लेवल पे हमने इंपैक्ट डालना है तो सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। भगत सिंह को कहा जाता है कि वो इतनी किताबें पढ़ते थे, इतनी किताबें पढ़ते थे कि कहने की हद नहीं। जब उन्हें फांसी के लिए बुलाया जा रहा था तब भी वो एक किताब पढ़ रहे थे, वो लेनिन की किताब थी, और उन्होंने जेलर से बोला था 2 पन्ने रह गए, जरा इसको पढ़ूंगा फिर आऊंगा। तो सोचिए आप कि इंसान के मन में फांसी का डर नहीं है, उन्हें किताबों से ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो ये लोग काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत तरीके से काफी नॉलेजेबल लोग थे। इनको पता था कि हिंसा से अब हमारा मूवमेंट जो है स्लो ही पड़ेगा। पर ऐसी क्या घटना हो जाती है कि इन्हें सॉन्डर का मर्डर करना पड़ जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? सॉन्डर कौन था अभी बताता हूं। इंडिया में आई थी एक साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपको मैं लेक्चर में आगे बताऊंगा। सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा, मूवीज में भी देखा होगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, उसके नारे लग रहे थे ना। तो हमारे देश के जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय जी, लाला लाजपत राय, ठीक है, अब ये भी उस प्रोटेस्ट में थे, और ये सब भी थे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, और एक ब्रिटिश पुलिस वाला आता है जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। क्या नाम आता है? जेम्स स्कॉट। ये मामूली सा अफसर आता है और लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है। लाठीचार्ज होती है, लाला लाजपत राय जी के सर पे बहुत अंदरूनी बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं, इतने कि इनकी डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय अब इनके बीच में नहीं रहे। इस बात की वजह से इनको इतना गुस्सा आता है, अब वो कहते हैं भाड़ में जाए सब कुछ, हम अपना बदला लेके रहेंगे, और फिर प्लान करते हैं इसका मर्डर करने का। कौन कौन भाई? भगत सिंह, साथ में राजगुरु थे। राजगुरु ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर इनका जज्बा इतना ज्यादा था, ये किसी भी तरीके से ये चाहते थे बस भाई मुझे फांसी पे टांग दो और ब्रिटिशर्स को तो मैं मार के मरूंगा। जब इनका पूरा ट्रायल चल रहा था, ऐसा कहा जाता, जब आगे इनको पकड़ा गया, अभी मैं बताऊंगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंके थे, ठीक है, उसके बाद में जब ये पकड़े गए तो राजगुरु बच के निकल गया था। राजगुरु पर बाद में कोर्ट में खुद ही आ गया, कहते देखो मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे यारों के बिना, ये रही बंदूक और इसी से मैंने जो है गोली चलाई थी, मुझे पकड़ लो। तो इस टाइप के कैरेक्टर थे लोग, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु, साथ में चंद्रशेखर आजाद जी थे। इन्होंने प्लान करा कि भाई हम तो जेम्स स्कॉट को मार के ही दम लेंगे। अब जेम्स स्कॉट को मारने जाते हैं, वहां पे मिस्टेकन आइडेंटिटी का सीन हो जाता है और गलती से जॉन सॉन्डर्स को गोली लग जाती है, जॉन सॉन्डर्स को। और ये वाला कांड कब हुआ भाई? ये हुआ 1928, द सेम ईयर जब लाला लाजपत राय जी को जो है लाठियों से जब इनकी डेथ हो गई थी। तो इस बात को आपको समझना है कि भाई इन लोगों ने मिलके जॉन सॉन्डर्स को मार दिया, और उसके बाद में पुलिस इनके पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ी, पर ये लोगों ने मैनेज किया अपने आप को वहां से। जब भगत सिंह ने अपने बाल कटाए थे, आप जो आज इमेज देखते हैं उनकी जो हैट में वो इमेज है, तो वो तभी उन्होंने अपने बाल जो है केश कटा लिए थे, ठीक है। अब आगे इनकी क्या प्रतिक्रिया, आगे और क्या इनका प्लान होता है, आगे क्या चीज इन्होंने करनी होती है, वो आप देखते हैं। अब ये ईयर वाइज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें याद रखना, ये टाइमलाइन याद रखनी जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऐसे रिवाइज भी करते चलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, जेसी चैटर्जी, इन्होंने बनाई कानपुर में। 1925 में काकोरी कंस्पिरेसी केस हो जाता है, ठीक है, वो लूटते हैं और उसके बाद में उन्हें जेल टर्म होता है और चारों को मार दिया जाता है। और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं 1928 में। फिर सॉन्डर्स का मर्डर कर दिया जाता है। तो अभी तक ये चल रहा है कहानी में। अब चलते हैं आगे। इन लोगों ने प्लान करा कि भैरों को सुनाने के लिए, ये लोग डेफ हैं, ये लोग बिल्कुल डेफ है, इन भैरों को सुनाने के लिए हमें बॉम्ब फेंकने पड़ेंगे, हमें एक धमाका करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने प्लान बनाया, पर ये धमाका ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीका था इनका लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, क्योंकि कांग्रेस की
डिमांड कांग्रेस की जो लोकप्रियता है वो इतनी ज्यादा थी कि इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी। लोगों को लगता था ये तो बेचारे बिगड़े हुए बच्चे हैं और ये क्या कर लेंगे, ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी आजादी मिलेगी, टेररिज्म फैला रहे हैं। पर इनकी आइडियोलॉजी ये नहीं थी, इनकी आइडियोलॉजी इनसे भी ज्यादा आगे की थी। और भगत सिंह तो बोलते थे कि अगर यही हाल चलता रहा देश का, तो अगर अंग्रेज चले भी गए तो उसके बाद में खादी कपड़े पहन के ये लोग अंग्रेजों की जगह आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा चीजों को समझना। हर लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स जरूर बताता हूं, पर वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होते हैं। फैक्ट्स आज भी चलेंगे, पर आपको आइडियोलॉजी में समझाता चलूंगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज की आप पार्लियामेंट देखते हैं, वहां पे प्लान किया गया अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1929, अब 28 से आगे आ गए, 29 में आ गए। तो प्लान किया जाता है इनके ग्रुप से 2 लोग जाएंगे। कौन कौन? भगत सिंह। भगत सिंह को इसलिए भेजा जाता है, अभी बताता हूं क्यों। पहले देखो प्लान क्या है, भगत सिंह और साथ में कौन थे, ये एग्जाम में पेपर में आ सकता है। तो इनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है इनका पॉपुलर होने का, और आज तक इनकी पॉपुलैरिटी उससे भी ज्यादा बरकरार है। उसके पीछे क्या कारण था, तो उसके पीछे कारण अब मैं आपको बताता हूं। इनकी कहानी एक्चुअल कहां से शुरू होती है कि 1929 में कहते हैं कि हम बॉम्ब फेंकेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आप कहेंगे यार ये तो बॉम्ब फेंक रहे हैं, लोगों को नुकसान नहीं होगा क्या? तो इन्होंने पहले ही सोचा था हम उस जगह पे फेंकेंगे जहां पे जगह खाली होगी, ताकि किसी को नुकसान ना हो, और वो बॉम्ब सिर्फ आवाज करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उन्होंने बॉम्ब फेंके वहां पे और उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन डाउन विद इंपीरियलिज्म। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का यह प्लान था कि हम बॉम्ब फेंकेंगे और जब हमें गिरफ्तार करने के लिए वो आएंगे तो हम भागेंगे नहीं, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं अपनी बात पहुंचाने के लिए। ऐसे था कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या यूट्यूब पे जाके वो लोग कुछ अपनी बात कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। तो उन्हें बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, ताकि HSRA की आइडियोलॉजी लोगों को पता लगे। इसलिए वो जानबूझ के अपने आप को गिरफ्तार कराते हैं, और जब अदालत में केस चलता है तो उसे ये लोग प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपनी बात पहुंचाने का। और इन सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अवेयर थे भगत सिंह जी। कौन थे? भगत सिंह जी। पर्सनालिटी वैसी इतनी जबरदस्त थी, तो भगत सिंह जी को इसीलिए इस काम को सौंपा गया, और उन्होंने खुशी खुशी यह काम किया कि हाँ ठीक है, मैं वो ये वैसे ही बहुत पढ़े लिखे थे और अपनी बात को बहुत अच्छे से अंग्रेजी में भी हिंदी में भी बात को समझा सकते थे। तो इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया गया इस इंसिडेंट को। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को कैप्चर कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है भाई। तो अब जैसे ही जेल में जाते हैं, वहां के हालात इतने खराब होते हैं कि ढंग का खाना नहीं मिल रहा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तो बहुत अच्छा, जो अंग्रेज आए हुए हैं उनको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है जेल में, हमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। चूहे वहां पे रोटियां कुतर रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कितने दिन से सफाई नहीं हुई है। तो ये कहते हैं अब हम यहां पे अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे हम लोग जो हैं। इस केस के आगे की बता रहा हूं कहानी, ताकि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक इतना रेलेवेंट ना हो, पर पता होना चाहिए ये वाली बात। और पेपर में आया, जतिन दास से रिलेटेड क्वेश्चन आया आपके पेपर में, तो अभी मैं आपको बताता हूं। तो जेल के अंदर ये गए, इन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम जाएंगे हंगर स्ट्राइक पे। कहते हैं इनसे ज्यादा बड़ी हंगर स्ट्राइक पे कोई नहीं गया आज तक। ठीक है, महात्मा गांधी भी बार बार हंगर स्ट्राइक करते थे, पर इनकी हंगर स्ट्राइक और भी बड़ी थी। कई कई दिनों तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। अब 10-15 दिन तक तो कहानी ठीक चली। ब्रिटिशर्स इनको बहुत बेरहमी से टॉर्चर करते थे, और इनका मनोबल तब भी नहीं टूटा। भगत सिंह का बर्फ की सिल्ली पे बिना कपड़ों के लिटा के पीठ पे चाबुकों से मारा जाता था। अब भगत सिंह ने यह सोचा था कि 10-15 दिन उनकी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी, जो 20-30 पूरे रेवोल्यूशनरी थे, सारे थे वहां पे। तो उनको लगा कि अब हमारी जीत हो रही है, पर ब्रिटिशर्स ने और कड़ी चीजें कर दी। ये लोग क्या करते थे, खाना खिलाने के लिए ये लोग पाइप का यूज करते थे, और उसके थ्रू दूध हो या कुछ भी हो, ताकि तुम लोगों का प्रोटेस्ट ये टूटे। क्योंकि इस चीज से ये लोग पॉपुलर हो रहे थे बाहर, लोगों को बाहर पता लग रहा था, मीडिया तो तब भी काम करता था, तो धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा था कि अंदर हंगर स्ट्राइक चल रही है। ब्रिटिशर्स के ऊपर से ऑर्डर थे कि इनकी हंगर स्ट्राइक को तोड़ना है, इनकी हंगर स्ट्राइक को हमको
तोड़ देना है। और हंगर स्ट्राइक को उनको खत्म करने के लिए कुछ भी मेजर्स लो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इनको मारा पीटा, पाइप को लेते थे और जहां जगह मिलती थी वहां घुसा के कोशिश करते थे कि हम इंसर्ट कर दे, हम किसी तरीके से इनको कुछ खिला दे, ठीक है। पर इस चीज के लिए क्या हुआ, एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो किशोरी लाल नाम के एक रेवोल्यूशनरी थे इन्हीं के ग्रुप में, तो उन्होंने लाल मिर्ची फाक ली थी गले में ताकि ये लोग पाइप ना घुसा पाए नाक में या इसमें। अब उन्होंने सोचा कि पानी पी लूंगा उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पानी भी बंद कर दिया इनका, इन्होंने उनको पानी देना भी बंद कर दिया। मजबूरन बंदे को पानी नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, दूध सामने रख दिया, मटके में ले जाके दूध रख दिया कि अब आप दूध से अपना अनशन तोड़ लो। तो ये लोग बिना पानी बिना खाने के इतने दिन तक रहे और उनकी ऐसे डेथ हो जाती है। एक इनके रेवोल्यूशनरी थे बड़े फेमस, जतिन दास जी, इनकी मृत्यु हो जाती है हंगर स्ट्राइक के 64th डे पे, ठीक है। जब बाद में रिपोर्ट आई तो पता लगा इनके जेनिटल्स पे चोटें थी, इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तो ये सारी कहानी चली और इस तरीके से अंग्रेजों को इनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, इनकी सारी डिमांड मानी जाती है और पता लगता है कि बाहर इनकी वाहवाही हो रही है। वहीं पे दूसरी तरफ कोर्ट में ये लोग नारे लगाते हुए घुसते थे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना उस इतना बड़ा स्टेज सेट करा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इनको हेल्प करने के लिए रेडी थे कि केस के अंदर हम भगत सिंह के लिए अपनी आवाज उठाएंगे, पर इनको फिर आगे केस में फंसा के किसी तरह फांसी दी जाती है। अब बहुत जगह पे ये बात उठती है, क्या गांधी जी इस फांसी को माफ करा सकते थे या नहीं करा सकते थे। तो अगर वो करा भी देते, मान लीजिए, क्या उन्होंने, आप चलिए अब ये मान लीजिए उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, पर भगत सिंह खुद चाहते थे कि मैं फांसी पे चला जाऊं, क्योंकि उनका जो ये संघर्ष था ये तभी कामयाब होता उनके हिसाब से जब वो फांसी पे चढ़ जाते, है ना। तो ये उनके लिए जरूरी था और उनको फांसी दी जाती है भाई 23 मार्च, ये डेट तो आपको पता होगी, 23 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस टाइम पे और इरविन से उन्होंने बोला भी था कि आप चाहो तो भगत सिंह को आप छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ हम नॉन वायलेंट जो प्रिजनर्स हैं हमारे पास, हम उन्हें छोड़ेंगे इरविन पैक्ट के अंदर। अब ऐसा कहा जाता है गांधी जी ने ज्यादा कोशिश नहीं करी, पर वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर भगत सिंह के पिताजी तक ने कोशिश कर ली, वो बहुत अमाउंट देने को रेडी थे, काफी रिच बैकग्राउंड से आते थे भगत सिंह, पर उन्होंने मना कर दिया। कहते आप मेरे दुश्मन हैं, आपने अगर मुझे ऐसा नहीं करने दिया तो। आप मानेंगे, अगर आपको पता लग जाए आपको 10 दिन बाद फांसी हो रही है तो आप डर के मारे पहले ही मर जाएंगे, फांसी तो बाद में आपको मारेगी। पर यह चीज देखी गई जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, भगत सिंह, सुखदेव, एस जी गलत लिख दिया, पूरा नाम लिखेंगे इनका, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ठीक है। तो इन तीनों को जब फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था, इनका पहले वजन होता है कि सबका वजन चेक किया जाता है। जब और कैदियों की हालत इतनी खराब हो जाती है फांसी से पहले, उनका वजन घट जाता है। इन तीनों का वजन जो है वो बढ़ा हुआ था, कितनी गर्व की बात है, ठीक है। और जब जेलर आए थे इनको बोलने, तो उन्होंने कहा था मैं लेनिन की किताब पढ़ रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आना। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे ये लोग ऑपरेट करते थे। तो ऐसे जाके इनका रेवोल्यूशन जो है आगे बढ़ा और उस टाइम पे जब इनको फांसी हुई, पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ पड़ी थी आज़ादी के लिए और भगत सिंह तब से हीरो बन गए। और उसी टाइम पे 26 फरवरी की अगर मैं बात करूं, 26 फरवरी 1931 बात हो रही है एल्फ्रेड पार्क की। एल्फ्रेड पार्क ये आपका इलाहाबाद के अंदर है। अब यहां पे क्या हुआ ऐसा, तो पीछे पीछे चंद्रशेखर आजाद कोशिश कर रहे थे, साथ ही उनका प्लान था लॉर्ड इरविन को उड़ा दूंगा मैं। लॉर्ड इरविन जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वाइसरॉय थे, तो उनको उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी। पर वही वाली बात है, मुखबिर थे इनका कोई, जिसने अंग्रेजों को खबर दे दी कि एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी फौज गई थी, पुलिस के इतने सारे ऑफिशियल्स गए थे उनको पकड़ने के लिए। अकेला आदमी एक बंदूक के सहारे पुलिस वालों को ठोक देते अच्छे से। जब कोई चारा नहीं बचता तो उन्होंने कहा मैं तो आजाद हूं, एक गोली होती है अपने सर पे लगा के मार लेते हैं खुद को। और उस पेड़ के नीचे की फोटो आपको बहुत जगह पे इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो ये वाला फेज था रेवोल्यूशनरी फेज, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं कहानी को, फ्रीडम स्ट्रगल को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ये सारा लेक्चर जो पीछे की इसकी कहानी है वो भी मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जरूर और जरूर जाके प्लेलिस्ट को देखिए एक बार।
साइमन कमीशन, भाई ये क्या है, बार बार सुनते आ रहे हैं साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, इंडियंस के लिए। हर बार इनको लॉलीपॉप दिया जाता था इंडियंस को कि हाँ हाँ आगे आने वाले टाइम में हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, थोड़े टाइम बाद आपको खुद से राज करने की हम जो है आजादी दे देंगे। और धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाते रहते थे कि अब ये क्या करते थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, वहां पे इंडियंस की थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा देते थे ताकि इनको लगे कि हमें थोड़ी थोड़ी जो है राइट्स दिए जा रहे हैं। पर ये सब सिर्फ दिखावा था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स आए, फिर उसके बाद में 10 साल बाद फिर आने थे रिफॉर्म्स। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार एक साइमन कमीशन भेजते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, ठीक है। तो कांग्रेस को भी बड़ा इन्होंने दिलासा दिया, हम साइमन कमीशन भेज रहे हैं, देखते हैं आके इंडिया के हालात देखेंगे, इस रिपोर्ट ने, इस रिफॉर्म्स ने क्या काम करा है यहाँ पे। तो साइमन कमीशन को भेजा जाता है। अब बात आती है इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों, इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों? अब आपसे पूछेगा साइमन कमीशन आई कब थी, तो ईयर आपके सामने है 1928 में। इस वाले एक्ट को रिव्यू करने के लिए आई थी और नए रिफॉर्म सजेस्ट करने आई थी साइमन कमीशन। प्रॉब्लम क्या थी कि इसके अंदर 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे और इनके चेयरमैन का नाम था जॉन साइमन, जॉन साइमन, ठीक है। अब एक बात बताइए, इंडिया के लिए ये लोग रिफॉर्म लाएंगे और उन 7 मेंबर्स में एक भी इंडियन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बस इसी वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, यहां पे काले झंडों से इनका स्वागत किया गया। आपसे पूछेगा साइमन कमीशन कहां पे आई थी इंडिया में, तो लाहौर के अंदर ये लोग अराइव करे थे, वहीं से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब लिंक करो उस बात को, भगत सिंह ने जब लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लिया, लाला लाजपत राय जी को इसी कमीशन के प्रोटेस्ट के अंतर्गत ही इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये सारी रिटर्न जो पीडीएफ होगी प्रॉपर लिखी हुई, वो मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूंगा। बस यार कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, पुराने देखो, हम लोग अपना पूरा मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और एक कहानी की तरीके से मैं आपको हिस्ट्री समझा रहा हूं। अभी पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उसमें भी बहुत मजा आएगा। साथ ही में आपको एसएससी में खूब पूछा जा रहा है भाई स्टैटिक जी के, डैम्स हो गए, फेस्टिवल हो गए, डांसेस हो गए, और आपके रिवर्स हो गई, इंटरनेशनल डेज हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा बढ़िया लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्ड करके दे रखा है 2 पार्ट्स में। उसमें हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट हेड्स मैंने याद भी कराए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जनरल अवेयरनेस मिल रही है यार आपको, और क्या चाहिए, जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ये सारी कहानी हो गई, लाला लाजपत राय जी वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रॉब्लम थी साइमन कमीशन के साथ, ठीक है। इधर कांग्रेस में क्या चल रहा था एक बार देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट पे एक बार नजर डालते हैं। नेहरू रिपोर्ट क्या है, ईयर मैंने साथ में रखा है। ये कौन से नेहरू की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है मोतीलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू के पप्पा की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और साथ में इनके थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने प्लान करा, क्या हुआ ना, ब्रिटिशर्स ने इनको ना एक चैलेंज दिया था कांग्रेस को कि तुम लोग इतने बटे हुए हो आपस में, क्योंकि हमने खुद बांटा है ना, उन्होंने खुद बांटा था इंडिया को। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सेपरेट इलेक्टोरेट बता दिया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहले बता चुका हूं कि जिस भी मुस्लिम बहुमत इलाके से कोई मुस्लिम नेता खड़ा होगा तो उसको वोट भी सिर्फ मुस्लिम डाल सकता है। इस तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने सिख्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी आगे इंट्रोड्यूस कर दिया 1919 के एक्ट में। अब मैं आपको इस बात के बारे में बता रहा था कि अंग्रेजों ने इनको इतना बांट दिया है, हम इंडियंस को इतना बांट दिया और सीधा बोल दिया कि तुम लोग अपनी क्या डिमांड रखते रहते हो बार बार कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। पहले सब लोग एक आवाज में मांगो तो सही, तुम लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इनको चैलेंज दिया नेहरू को कि आप एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ले आइए, कुछ पॉइंट्स बताइए तो हम उस पर काम करेंगे। तो एक चांस दिया, तो नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई, ठीक है, 1928 में बनाई। इसके अंदर इन्होंने रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें लिखी, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस हमें दो, डोमिनियन स्टेटस पूर्ण स्वराज नहीं होता, एक तरह से अंडर रहेंगे ब्रिटिशर्स के, पर खुद को सेल्फ गवर्न कर पाएंगे, पूरी आजादी नहीं होती डोमिनियन स्टेटस। साथ ही आप सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करो, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करो। उधर से मुस्लिम लीग खड़ी होगी, अच्छा सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करवाओगे तो जिन्ना ने कहा मेरे भी 14 पॉइंट्स पकड़ो। तो जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स की रिपोर्ट दी कि ये पकड़ो, मैं नहीं मानता इन चीजों को, तो ये मेरे 14 पॉइंट्स हैं, ये मानो।
अंग्रेजों ने सही कहा था एक तरीके से कि आप आपस में लड़ते रहोगे। उधर कांग्रेस के अंदर इन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस, ये यंग लीडर्स थे। इन्होंने कहा इनको सीधा सीधा तुम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हो, डोमिनियन स्टेटस मांगने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण स्वराज की मांग रखो इनके आगे, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट में ये सब लिखा था। अब ये नेहरू रिपोर्ट लेके अपना कांग्रेस का सेशन में बैठे। कांग्रेस का सेशन होता है 1928 वाला, हर साल सेशन होता है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया जो इंपॉर्टेंट सेशन होंगे उनके प्रेसिडेंट और उनमें क्या डिसीजन लिया गया, ये चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है ना, और ये मैं आपको हर लेक्चर में करवा रहा हूं। तो 1928 में जो होता है ये मीटिंग होती है कलकत्ता में। तो आपसे पूछ ले 1928 का कांग्रेस सेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अब उस वाली कांग्रेस में, उस वाली मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ? उसमें यह डिसाइड हुआ कि ये नेहरू रिपोर्ट को पास करो, डोमिनियन स्टेटस की हम डिमांड रख रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर रहे हैं, जिन्ना की भी 2-4 बातें देखी जाएगी बाद में। पर उधर से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू ने, जो प्रेसिडेंट थे, बाकी जो कांग्रेस मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है 2 साल का इनको टाइम दे देते हैं, अगर 2 साल में इन्होंने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। इधर से नेहरू जी बोले कि नहीं, 2 साल बहुत ज्यादा है, इनको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम दीजिए, इनको 1 साल का टाइम दीजिए। मान गए तो ठीक है, नहीं तो 1929 तक का टाइम है, अगर नहीं हुआ तो अगले साल से मैं फिर चला दूंगा पूर्ण स्वराज की मांग, और तब हम करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड। ठीक है, तो ये अल्टीमेटम दे दिया, और उस डिमांड के चलते हम चला देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो आगे चला, जिसको आप दांडी मार्च से जानते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन में क्या था? ये वाला सेशन समझ लो भाई, एसएससी का पेट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला सेशन आपसे पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई, कौन सा सेशन में रखी गई? लाहौर सेशन में। इससे पहले इनके पापा बैठे थे कलकत्ता में, लाहौर में बैठे जवाहरलाल नेहरू, ये प्रेसिडेंट बने, वोटिंग से प्रेसिडेंट बनाए जाते थे जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ ये सेशन? 1929 में। इसकी मेन खास बात क्या थी? इधर पूर्ण स्वराज को बिल को पास कर दिया गया, पूर्ण स्वराज, यानी अब डोमिनियन स्टेटस हो गई पुरानी चीज, और उधर जो भगत सिंह वाला रेवोल्यूशन चल रहा था वो तो पहली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, और लोग उनके साथ कनेक्ट भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे, और इन्होंने कहा हमें दो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस चीज के लिए अंग्रेजों के आगे बात रखी कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे, और इसी के चलते 31 दिसंबर 1929 को ट्राई कलर यानी फ्लैग को होइस्ट किया गया। साथ ही आने वाले साल में 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, और यह कह दिया कि अब से हर साल 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और इसी वजह से यह दिन इतना इंपॉर्टेंट था 26 जनवरी कि हम आज के दिन भी, इन्होंने संविधान लागू करने के लिए भी डेट 26 जनवरी को चूज करी 1950 में। समझे? तो ये 26 जनवरी की कहानी थी। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रख दी थी। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई अब 1929 की। आज मैंने आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पढ़ा दिया, उसके बाद में मैंने आपको आगे कांग्रेस में क्या चल रहा था, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, और मैंने आपको बता दिया पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब था, साइमन कमीशन बता दी। ठीक है, चीजें बेशक आज थोड़ी सी कम कवर हुई हैं, पर नेक्स्ट क्लास में आपका मैं पूरा वाइंड अप करवा दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले मैंने आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक पढ़ा दिया सारा, जाके जरूर चेक करना। तो अब आ जाती है मेन बात कि सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, अब हम जानेंगे इसके बारे में, ये क्या चीज थी, इसमें गांधी जी का क्या रोल था, और पेपर में क्या फैक्ट्स आएंगे। पूछेगा सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ, तो 1930 में यह शुरू हुआ। ठीक है, गांधी जी ने अपने 11 पॉइंट्स रखे, 11 पॉइंट्स रखे। लॉर्ड इरविन उस वक्त के वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। इनसे 11 पॉइंट्स रखे और इनको अल्टीमेटम दिया 31 जनवरी तक का, 31 जनवरी 1930 तक का। अगर तुमने ये मेरे 11 पॉइंट्स मान लिए तो ठीक, अगर मान लिए तो ठीक, अगर नहीं माने तो मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर मैं करूंगा डांडी मार्च। और डांडी मार्च का भी इन्होंने आगे अप्रूवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कर दिया था कि हाँ अब डांडी मार्च चलानी है। उनको पता था ये बातें इन्होंने माननी नहीं है। 11 पॉइंट्स में इन्होंने क्या क्या डिमांड रखी होगी, जैसे थोड़ी बहुत डिमांड मैं आपको बता देता हूं कि भाई लैंड रेवेन्यू को आधा करो,
लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा ले रहे हो, इसको कम कीजिए। साथ ही सॉल्ट पे टैक्स हटाइए, जिससे दांडी मार्च इंस्पायर हुआ। ये बेसिक नेसेसिटी नमक, नमक के ऊपर भी सरकार टैक्स ले रही है, ऊपर से जो चीज आराम से निकल जाती है उसकी मोनोपोली सरकार के पास है, ठीक है। तो सॉल्ट टैक्स बेशक ज्यादा नहीं था, पर सॉल्ट टैक्स इन्होंने माफ करवाने की डिमांड रखी। इनको बोला गया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए, इसमें भगत सिंह वगैरह भी आ जाएंगे, और भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़े। तो ऐसी कुछ डिमांड्स रखी गांधी जी ने। लॉर्ड इरविन को बोला कि मान ले, नहीं तो फिर मैं मना दूंगा। तो अब आगे क्या जाती है कहानी कि 1930 के अंदर अब लॉन्च हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च, इससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। साबरमती में गांधी जी का आश्रम था। साबरमती से लेकर के दांडी एक कोस्टल एरिया है, दांडी कोस्ट तक का ये ट्रैवल करना था। शुरुआत में 78 फॉलोअर्स इनके साथ जुड़े थे। 78 फॉलोअर्स, इनके साथ जुड़े थे। साथ ही उस टाइम पे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, जिस वजह से पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि जर्नलिस्ट ने भी कवर किया था। तो कई बार उसका अगर नाम आपसे पूछ ले तो उसका नाम था भाई वेब मिलर। वेब मिलर ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, जिसने कि इस पूरी दांडी मार्च को कवर किया था, ठीक है। वेब मिलर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। 78 फॉलोअर से शुरू हुआ था। और ये जो प्रोटेस्ट था दांडी मार्च, जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे लोग उनसे इतने बड़े लेवल पे जुड़ते गए, और कुल मिला के 240 माइल्स का रास्ता था। पैदल पैदल 24 दिनों में इसको ट्रैवल किया। यानी कि ये लोग 12 मार्च को निकले, 12 मार्च 1930 को निकले, और 6 अप्रैल 1930 को जाके इन्होंने दांडी की कोस्ट पे नमक बना दिया और सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। और इस चीज को आपको समझना है कि साथ साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों ने बिठा रखी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, आप आज का समझ लीजिए। पर आपको ये सारी चीजें समझने के लिए ना भाई लेक्चर से जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। बहुत लंबे लेक्चर होते हैं नहीं, 40 से 50 मिनट के लेक्चर जाएंगे। रोज देखते रहो, अपनी जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करते रहो। पेपर आते आते अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देख लिए, बड़े आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाओगे। साइंस वाला पोर्शन भी आपको कराया जा रहा है, उसके लिए अभिषेक सर हैं। इसके बाद मेरे 6 से 7 आता है रोज लेक्चर। शाम को 6 बजे मेरा लेक्चर आपको हमारे रेडियन लर्निंग चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तब से आपकी क्लास शुरू होती है, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तुम लोग फायदा नहीं उठा रहे। 24 दिन का ये था, ठीक है। इनको मार्च करना था। 12 मार्च 1930 से चले, 6 अप्रैल को जाके इन्होंने अपना कानून तोड़ दिया। ब्रिटिशर्स को, वाइसरॉय को शुरू में लग रहा है यार ये लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सॉल्ट ही तो बना रहा है, बना दे क्या हो जाएगा। पर धीरे धीरे उन्हें नहीं पता था लोग इतनी स्पीड में इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इवन आपका वहां पे खुदाई खिदमतदार, ठीक है, रेड शर्ट जिनको बोला जाता था, है ना, फ्रंटियर गांधी, वहां तक इस प्रोटेस्ट को फैला दिया। तो ब्रिटिशर्स की तो नाक में दम हो गया। उन्होंने 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को ओवरटेक करने वाले भी इतने थे, क्योंकि इतने लोग खड़े हो गए थे कांग्रेस के नेता। तो फिर आगे आई सरोजिनी नायडू यहीं से फेमस हुई। सरोजिनी, भारतीय कोकिला सरोजिनी नायडू। अगर कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते हैं लेक्चर के अंदर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अगले 1-2 क्लासेस के अंदर मैं आपको मॉक प्रैक्टिस करवाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के। जो क्वेश्चन रह गए, जो फैक्ट रह गया, वो वहां कवर हो जाएगा। पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले तुम लोग, ठीक है। तो 5 मई को ये चलता है। गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं, सरोजिनी नायडू को संभालती है दांडी मार्च को। धरसाना की एक सॉल्ट फैक्ट्री थी बॉम्बे के अंदर, तो वहां पे बहुत भयंकर लाठीचार्ज किया जाता है इनके ऊपर। उससे प्रोटेस्ट और बड़ा हो जाता है। और साउथ इंडिया के अंदर देखा जाए तो सी राजगोपालचारी इसके जो हैं वो लीडर थे, सी राजगोपालचारी। अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, अब इस प्रोटेस्ट को, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। इन्होंने प्लानिंग क्या करी, उस वक्त मैंने आपको बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 1930 में पहली हुई थी।
1931 में दूसरी हुई थी, 1932 में तीसरी हुई थी। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये होनी थी लंदन में। इसका मकसद सिर्फ एक था कि इंडियंस के लिए आने वाले टाइम में रिफॉर्म करने, जो आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई 1935 की, जो साइमन कमीशन थी, उसकी रिपोर्ट्स पे हम काम करें और हम कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स इंडिया के लिए निकाले। क्या इंडिया के अच्छे के लिए? आप बताइए। ऐसा नहीं था। उनको ये चीज पता थी ये लोग किसी बात पे एग्री नहीं करेंगे। हालांकि 80% जनता कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, पर जो छोटी मोटी और कम्युनल पार्टीज थी, उधर से बी आर अम्बेडकर सर थे और मुस्लिम लीग थी, तो उनको पता था कि आपस में लड़वाते रहो, किसी बात पे लोग आने नहीं वाले, चलेगी हमारी अपनी। तो अंग्रेजों को ये बात पता थी, इसलिए जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो फेल हो जाती है, वो फेल हो जाती है। वहां पे जाते हैं, और वहां पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करते हैं, हम नहीं सुनने वाले, हम क्यों सुने इनकी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम नहीं जाएंगे। इंडिया में इधर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगा, कांग्रेस कहती है सुन लो, मतलब कांग्रेस कहती है ब्रिटिशर्स को कि ये जो 11 पॉइंट्स गांधी जी बार बार बोल रहे हैं ना आपको, इनको एक बार पास कर दो तो हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आएंगे। जब ये अपनी अकड़ में थे शुरू में, तो इन्होंने इस बात को नहीं माना, तो इन्होंने ये जो 11 पॉइंट्स थे गांधी जी के, मैंने आपको बताए थे ना, उस बात को नहीं समझा। पर अब लॉर्ड इरविन खुद आगे आया कि ठीक है अब हम क्या करते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त होता है 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, समझौता, कि इरविन कहता है आप अपना सिविल डिसोबीडियंस हाथ जोड़ तो बंद कर लो, बदले में आपको क्या चाहिए आप बताओ। इधर से गांधी 2-3 डिमांड रख रहे हैं, उधर से इरविन डिमांड रख रहे हैं, और इसी टाइम पे कहा गया गांधी जी चाहते तो भगत सिंह वगैरह की फांसी को माफ करवा सकते थे। इन्होंने बात करी भी थी पर वो बात नहीं बनी। तो गांधी इरविन पैक्ट यहां हुआ था और उसके बाद गांधी जी आगे गए। उसके बाद क्या हुआ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की और बात उठी। मैकडॉनल्ड्स अवार्ड आया, राम से जो वो था राम से मैकडॉनल्ड, उस टाइम वहाँ का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, और धीरे धीरे करके आगे पूना पैक्ट हुआ और फिर आगे कैसे देश आज़ादी की तरफ गया, अब इसके लिए आपको बंध के रहना पड़ेगा। अगली बार अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। देश को आज़ादी तक लेके जाएंगे हम, 1947 तक हम देखेंगे, और उसके बाद आपकी चली रही हैं क्लासेस, मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा मैं क्लास में। 50-50, 40-40 क्वेश्चंस में बैक टू बैक एसएससी के बढ़िया सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको जुड़ के रहना है हमारे चैनल से। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।